नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 16 10th क्लास और चैप्टर का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया बोल सकते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप सरफेस एरिया भी हो जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हिंदी में नाम होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह है विभिन्न आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जितनी भी आकृतियां आपने सिलेबस में उन सब के सूत्र लिखवाऊंगा, प्लस सूत्र कैसे बने एक्सप्लेन करूंगा, किसमें कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूसली सवाल करेंगे। आइए चर्चा करते हैं हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ में, इस वीडियो की लास्ट में मैं ऐड करूंगा एक छोटा सा क्लिप, जो आपको 25 अप्रैल को होने वाले टेस्ट को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, उसके बारे में होगा। तो उसको ढंग से देखें, बार बार 2 बार 3 बार देखकर समझ लें कि कैसे उस टेस्ट को ऑपरेट करना है। और मैं आपको फिर से पर याद दिला दूं, 25 अप्रैल शनिवार 11 से लेकर 12 बजे तक आपका हिंदी और इंग्लिश का पहले आधे घंटे के लिए हिंदी खुलेगा, आगे वाले आधे घंटे के लिए इंग्लिश खुलेगा। और जितना टाइम है आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट है मतलब 28 मिनट होने के बाद आपको सतर्क रहना है और फटाक से ही उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको देखना है कि आपका ओके दिखाएगा। वहां पर स्टार्ट आप कैसे करेंगे, सारा उस वीडियो में जो लास्ट में ऐड करूँ उसमें कैसे स्टार्ट करना है सब कुछ दिखाएगा। वो देखें आप। माई एग्जामिनेशन में जो जाकर आपको माई एग्जाम में उसमें जाकर आपको टेस्ट गेट टेस्ट ऐसे कुछ करके मतलब दिखेगा, उसको क्लिक करना है। फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहला क्वेश्चन उसके ऑप्शन आएंगे, उसका आंसर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट। जब लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो नेक्स्ट का क्लिक ऑप्शन नहीं आएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करना है। ये सारी बात वीडियो बता रही है, ढंग से देखें, सीखें और टेस्ट को 101% उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी भी रखनी है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं घन। एक नंबर पे घन, जिसको अपन क्यूब कहते हैं, जिसको अपन क्यूब कहते हैं, क्यूब। घन ऐसी आकृति, ऐसी षट फलक की आकृति, इसका प्रत्येक फलक समान था। लिख दो आप चाहो तो, ऐसी षट फलकीय, ऐसी षट फलकीय आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, जिसका प्रत्येक फलक, प्रत्येक फलक या ऐसे लिख दो सभी फलक, जिसके सभी फलक समान होते हैं। और समान में कैसे होते हैं वो? वर्गाकार होते हैं, समान होते हैं ये। और समान में भी कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? घन कहते हैं। ऐसी षट फलक की आकृति जिसके सभी फलक समान, समान तो होते हैं, तो कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। उन्हें हम वर्ग कहते हैं, सॉरी घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। जैसे अपने कमरा है, कमरे में भी 6 फलक है, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर दीवार है, एक इधर है, एक सामने दीवार है, एक पीछे दीवार है, 4 दीवार है, एक छत है, एक इसका फर्श है। तो कमरे में तो क्या है कि आमने सामने की दीवारें बराबर होती हैं। जैसे जितनी लंबी चौड़ी छत है उतना लंबा चौड़ा अपना आंगन है, फर्श है।
जितनी लंबी चौड़ी ये इधर वाली दीवार है उतनी ही है, जितनी दीवार ये पीछे वाली है वो उतनी सामने वाली है। आमने सामने तो बराबर होती है, पर कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चौकोर होते हैं, सारी दीवारें समान होती है, छत पेंदा सब बराबर होते हैं। 6 फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6, 60 फलक ही बोलते हैं इसको। तो 60 फलक की आकृति है, इसकी यदि सारी दीवारें सारे भाग बराबर बराबर हो जाए तो उसको घन कहेंगे, और केवल आमने सामने के बराबर है तो उसको घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। पहले इसके बारे में सूत्र भी लिखता हूं। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, मैंने एक ही भाषा में लिख दी, और सभी फलक समान होते हैं। ये दोनों इसकी विशेषताएं मैंने आपको लिखकर बता दी। अब यहां पर इसके प्रत्येक फलक, फलक का मतलब जो दीवारें पृष्ठ इनको फलक बोलते हैं, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है तो क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा स्क्वायर आएगा। यहां ए भुजा को कहा गया है, समझ में आ गई कहानी? अब 6 फलक है, 1 का ए स्क्वायर, 6 का 6 ए स्क्वायर, समझ में आ गया? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यदि घन की सिर्फ चारों दीवारें चाहिए तो हमें पता है कि जनाब एक दीवार ए स्क्वायर होती है तो 4 दीवारें निकाल ली तो चारों दीवारों का हो गया 4a स्क्वायर। इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ भी कहा जाता है। ये सब बातें ध्यान रखें, नोट रखें। अब घन में विकर्ण भी होता है। विकर्ण कहाँ होता है गुरुजी बताना? आपको कहा जाए कि एक कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ी रखनी है, लाठी रखनी है, पाइप रखना, कहाँ रखोगे? आप उस नीचे वाले कोने से उस ऊपर वाले कोने पर स्थिर सा रखो। आगे बस, तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। कमरा घनाभ के आकार का तो घनाभ का विकर्ण, कमरा घन के आकार का है तो घन का विकर्ण। विकर्ण का सूत्र होता है, वो होता है √3 × ए भुजा, √3 × भुजा। ये विकर्ण का इसका सूत्र है। प्रत्येक फलक आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ये चारों दीवारें आ गई, यहाँ गई। और अब घन का आयतन, वॉल्यूम, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि किसी भी समतलीय समान आकृति का आयतन, एक समान रूप से बनी हुई आकृति का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। एक समान का मतलब कमरा जितना चौड़ा नीचे से उतना चौड़ा ऊपर से। ऐसा तो होने के ऊपर जाकर जो छत सक्रिय हो गई, ये पेंदा या पेंदा छोटा था छत से फैल गई, ऐसा नहीं है। जितना चौड़ा यहाँ उतना चौड़ा ऊपर है। तो एक समान रूप से बनी हुई जो आकृति है उसका आयतन का सूत्र होता है, उसमें 3 आकृतियां शामिल की गई है, घन है, घनाभ और बेलन है। इन तीनों का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। याद रखना, घन, घनाभ और बेलन, इनका आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के सूत्र से भी ज्ञात हो सकता है। आधार पेंदा, कमरे का पेंदा कौन है? इसका आंगन, फर्श। अब घन के आकार का कमरा है तो घन का प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का होता है, यानी उसका पेंदा, उसका फर्श भी वर्ग के आकार का है। वर्ग है तो क्या होगा? भुजा स्क्वायर हो गया, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। अब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। जितना लंबा है उतना चौड़ा है उतना ऊंचा है। यदि हमने लंबाई को a कहा है तो चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a। तो मैंने कहा इसके फर्श का क्षेत्रफल a स्क्वायर आया, ऊंचाई भी a है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? a स्क्वायर। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल, ये गुणा ऊंचाई। यानी एक सूत्र लग रहा है, याद रखने इसको, कि किसी भी समतलीय समकोणीय की जो आकृति होती है उसका आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इससे ज्ञात किया है। और इस सूत्र में मैंने आपको
तीन आकृतियां बताइए, एक तो घन बताया, गोताले ने घनाभ बताया, और एक बेलन बताया। इन तीनों का जो आयतन है उसका सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इससे ज्ञात किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये बात चली थी घन की। अब मैं यहां जगह पढ़ी है, थोड़ा यहां स्टार्ट करता हूं, घनाभ की बात करते हैं। घनाभ को बोलते हैं हम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन में भी हमारा कमरा एग्जैक्ट घनाभ के आकार होता है, कि कमरे के आमने सामने की दीवारें बराबर होती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैंने लिखा था ऐसी षटफलक की आकृति जिसके सभी फलक समान यानी वर्गाकार होते हैं, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। घनाभ में क्या हुआ? ऐसी षटफलक की आकृति जिसके, यहां लिख देना, आमने सामने के फलक समान होते, सभी नहीं, सम्मुख, ये एक वर्ड है यहाँ पर यूज हो सकता है, सम्मुख, अपोजिट, आमने सामने, ठीक है, फलक समान होते हैं और वर्गाकार नहीं होते। आप घनाभ में प्रत्येक फलक आयताकार होता है। बस ये दो फर्क है, समझा दिया मैंने आपको, लिख लेना डेफिनेशन, परिभाषा। फिर चलता हूं, यहां पर प्रत्येक फलक की मैंने बात कर ली आपको कि प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल आता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। उस फलक की लंबाई कितनी है, उस फलक की चौड़ाई कितनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हुआ घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल। फिर ध्यान देना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बार बार घनाभ घनाभ नहीं लिख रहा हूं, घनाभ एक बार लिखा हुआ, ये उसी के लिए काम कर रहा हूं मैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, आप अपने कमरे को देखिए, कमरा इतना लंबा है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई। जब अपन फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फर्श इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। कमरे के लिए लंबाई, कमरे के लिए चौड़ाई है और ये ऊंचाई। याद रखना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो मैं इस फर्श का निकालूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। जितना फर्श है उतनी छत है, इसका L इंटू बी है तो उसका भी L इंटू बी, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई तो उसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एक लंबाई इंटू चौड़ाई नीचे वाले का, एक ऊपर वाले, कितने हो गए? दो। लंबाई को L कहूंगा, चौड़ाई को B कहूंगा, ऊंचाई को H कहूंगा। तो यहां देखिए, हमारे पास दो तो हो गई लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी बोला लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, प्लस देखिए इसकी बात करें, ये अपने आप में कैसे है? कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से इसमें कौन सी शामिल है? कमरा इतना चौड़ा है तो ये दीवार है उसकी, ये तो लंबाई कहलाएगी। पर कमरे की क्या है? कमरे की तो चौड़ाई है, पर इस दीवार के लिए b हो गई, यानी b, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कमरे वाली b इसकी लंबाई, कमरे वाली चौड़ाई इस दीवार की लंबाई का काम करेगी, कमरे वाली ऊंचाई इसकी चौड़ाई का काम करेगी। समझे मेरी बात को? आप समझना, इसमें दो माप हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसको और इसको गुणा करूंगा तो इस दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये वाला माप कमरे के लिए चौड़ाई है यानी b है, ये वाला माप कमरे के लिए ऊंचाई है यानी h। समझ में आ गई? तो इसका क्षेत्रफल हो गया b गुणा h, b गुणा h। जैसी और जितनी लंबी चौड़ी दीवार इधर है उतनी सामने, इसका b गुणा h है तो उसका भी b गुणा h। कितने हो गए? दो। क्या? b गुणा h, तो दो हो गए b गुणा h, प्लस दो की बात होगी, फर्श, छत, इस दीवार। अब ये बची, ये दीवार देखो इतनी तो लंबी है और इतनी चौड़ी है, कमरे के हिसाब से ये तो L है और ये H है, L गुणा H, L गुणा H। इसका हो गया
एक LH इसका है तो एक LH उसका हो, कितने LH? 2 LH, तो प्लस हो गए 2 LOH। तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, LB, BH और LH। आ गया समझ? ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस LH, याद रखिए LB प्लस BH प्लस LH। इसको कुछ लोग HL भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में इसलिए आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं आएगा। घन हो गया, घनाभ हो गया। अब मैं बात करता हूं बेलन की, बहुत ही शानदार, इसको अपने समझना। बेलन, बेलन बोलते सिलेंडर, सिलेंडर बेलन। आइए अभी चर्चा करते हैं। देखो पहले डायग्राम बनाता हूं इसका, बेलन कैसा होता है, थोड़ा गौर से देखिए इसको। ऐसा है बेलन, ये इसका पेंदा है, आधार है, ये इसका टोप है, ढक्कन है। जैसे अपने आटे की स्टील की टंकी नहीं होती है, आटे की स्टील की टंकी में पेंदा भी है, उसका ढक्कन भी है। स्टील का डिब्बा नहीं होता, पेंदा भी है, ढक्कन भी है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सामान बने होते हैं। हालांकि स्टील और बाल्टी को भी लोग मानते हैं, पर वो बेलन नहीं होता, वो उसको बोलते हैं छीनक, फ्रस्टम बोलते हैं। जो नीचे थोड़ा सकरा होता है और ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है, छीनक होता है, फ्रस्टम होता है, जो अपने सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में। यहाँ बेलन की बात करें, ये इसका पेंदा है, आधार है। आधार कैसा लग रहा है आपको? आप सोचो कि आपके डिब्बे का ढक्कन कैसा दिखता है, या आप कभी कभार आटे वाली टंकी है, उसके ऊपर उसका ढक्कन साफ कर दिया तो उसके ऊपर थाली से भी ढक्कन लगा सकते हैं। थाली कैसी है? वृत्ताकार। तो उसका जो ऊपर वाला भाग ढक्कन है किसका? आटे वाली टंकी का। कैसा है? वृत्त क्या है? वृत्ताकार है, तो पेंदा भी वैसा ही वृत्ताकार है। तो एक बेलन में टॉप, ढक्कन और पेंदा, बॉटम, पेंदे को बॉटम बोलते हैं, बॉटम और टॉप दोनों कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। वृत्त क्या आकार है? तो ये भाग वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार हुआ तो इसका क्षेत्रफल भी वृत्त क्या है? सूत्र से निकलेगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई? ऊपर वाला भी, ये भाग भी सेम है, इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? ये बीच वाला भाग है, वो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। समझ में आ गया? चाहो तो समझा दो सर ये 2 पाई आर एच कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया कि वृत्त क्या, थाली का ढक्कन लग सकता है टंकी के ऊपर, इसलिए हमने, या जैसे डिब्बा है स्टील का, अपने ढक्कन पे ही रख दिया, तो प्लेट होती है स्टील की, उसे ढक दिया, प्लेट किस आकार की? वृत्ताकार। तो एक सिलेंडर का, बेलन का ढक्कन और पेंदा, बॉटम और टॉप वृत्ताकार होते हैं, और उनके सूत्रफल ने लिख दी। समझ में आ गई? पर ये 2 पाई आर एच कैसे हुआ, आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं एक नोट में लिखता हूं एक बार। चलिए मेरे पास एक ये अखबार का अखबार है मेरे पास, एक बार दिख रहा होगा आपको, देखो इतना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पकड़, सीधा पकड़ ले, अच्छा लगेगा। तो ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान से, आयताकार आकृति, लंबाई गुणा चौड़ाई हो। बट आपको मैं बताऊं कि देखना इसको आपके सामने, इसको मैं रोल करूं, तो मैंने रोल किया इसको ऐसे, ये लो स्टूडेंट, मैंने इसको रोल कर दिया। देखो एक बेलन बन गया, बेलन मतलब आटे वाली टंकी जैसे, पाइप जैसे, पाइप भी बेलन होता है, पाइप होता है ना, देखिएगा आजकल बड़े बड़े पाइप आते हैं, बहुत छोटे छोटे पाइप आते हैं, अपन डेली यूज करते हैं, छोटे से लेकर छोटा सा पाइप, वो भी बेलन है,
और मोटे वाला चौड़े वाला पाइप भी बेलन। ये पाइप सा बन गया बेलन है। तो गुरुजी बात तो सही बेलन है, पर बेलन का इस 2πr से क्या लेना देना है भाई? सुनो समझो तो सही। ये क्या है? इस पाइप की परिधि है, एक और वृत्त है। पाइप का यदि अपन आगे से बहुत पतला सा आरी लेकर पतला सा भाग काटे तो एक रिंग सी बनेगी। रिंग जानते हैं? रिंग, घेरा। घेरा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो इस कोर को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। मैंने बोला छोटा सा पार्ट काटेंगे पाइप में से, घेरा सा बनेगा, वृत्त सा बनेगा। और उस वृत्त की परिधि, इसकी लंबाई क्या बोलते हैं? 2πr बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके। और ये क्या है? इस पाइप की लंबाई का तो आड़ा पड़ा, कोई चीज आड़ी पड़ी है तो ये लंबी है, खड़ी हो गई ऊंचाई हो गई। लकड़ी है, नीचे डाल रखी है आड़ी, इतनी लंबी लकड़ी साहब, खड़ा कर दो इतनी ऊंची लकड़ी है तो वही ना। कोई वस्तु आड़ी रखी हुई है, लंबाई माप पे लंबाई बोलेंगे उसको, खड़ी होगी तो हाइट ऊंचाई बोलेंगे। अब ये खड़ी है तो क्या है? हाइट है। कौन है? ये एच है, यहां से लेकर यहां तक एच। समझ ना? ये जो कोर थी वो 2πr थी, ये क्या थी? एस थी। वापस समझ लेना एक बार, ये कोर है क्या? 2πr, यानी ये कोर की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक पूरी, वो लंबाई क्या है? 2πr। और ये क्या है? एच। देखना मैं खोल रहा हूँ 2πr। ये सब ये देखो, ये फोल्ड था ना, ऐसे कौन था? ये परिधि थी। अब खुलते क्या बन गई? ये 2πr ही है। पहले 2πr थे, अभी 2πr थी। और जब फोल्ड था तो इसको मैंने क्या कहा? ऊंचाई कहा था, तो अब ये भी ऊंचाई है। तो ये तो होगी एच और ये होगी 2πr। ये अभी खोलने के बाद कैसा लग रहा है? आयताकार लग रहा है। आयत क्षेत्र पर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कौन है? 2πr। यहाँ तक बोला था ना, देखो इसे वापस ऐसे, ये ऐसे पाइप बना था, ये आया था 2πr, तो 2πr और ये h। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल होगा 2πrh। और ये कौन सा भाग है? जब इसको अपन ने बेलन के रूप में बनाया था तो ये कौन से भाग की बात कर रहा है? इसकी भाग जो वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। देखो इस टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये घूम रहा है पाइप का, जिसके ऊपर अपने से हाथ मिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ पाइप का। टंकी का भाग जिसके ऊपर अपने से, एक तो ऊपर ढक्कन सपाट है तो वो तो वृत्ताकार है, पेंडल सपाट है, पर इधर वाला भाग बच गया ना, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πrh। आगे भी हमें बेलन का चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह जानते हो, संपूर्ण का मतलब सारे का सॉरी किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। इट मींस उसमें जितने भी भाग है उन सब के क्षेत्रफल जोड़ दो। या 3 भाग है, 1 2 3, पेंदा, ढक्कन और वक्र पृष्ठ, तीनों को जोड़ेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तो हो गए पाई r², एक तो देखो ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए, दिख रहा होगा आपको 2, प्लस हो गया 2πrh, 2πrh। यस, 2 तो हो गए πr² और हमारे पास एक हो गया 2πrh। ओके, आ गई। यहां से मैं 2πr कॉमन ले लेता हूं, ले लिया, देखो 2 आ गया, पाई आ गया, r² में से r कॉमन आ गया, क्या बचा? एक r बच गया। यहां से 2πr कॉमन ले लिया, क्या बच गया? बोलो जी, h। यानी 2πr कोष्टक r प्लस h बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बेलन का आयतन, अभी मैंने बताया एक समान बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, कहां गया? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये रहा। और ये घन, घनाभ और बेलन तीनों में लग सकता है। देखो ये बेलन है, इसका आधार क्या है? वृत्ताकार। कैसा है वृत्ताकार? क्या सूत्र है? πr²। आधार πr² और ये क्या है? ऊंचाई है, जितना लंबा होगा ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से निकालेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल πr² और गुणा में ऊंचाई का मान h। तो बेलन का आयतन हो गया πr² और h। देखो पेंदा हो गया, ढक्कन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया और आयतन। ये
बेलन सभी भाग हो गए। बेलन में भी हमारे पास दो तरह के रूप हैं, ठोस बेलन और खोखला बेलन। पाइप होता है वो खोखला बेलन होता है, समझ में क्या? पाइप है वो क्या है? खोखला बेलन है। और सॉलिड जैसे ये है, ये खोखला नहीं, अंदर से देखो मैंने बंद कर दिया, आप ये सॉलिड, यहाँ देखो नहीं है ना अंदर जाने का रास्ता, नहीं है रास्ता, ये है ठोस बेलन। ये तो ठोस बेलन के सूत्र है। खोखला होता तो सूत्र अलग अलग होता, किसका? वक्र पृष्ठ का भी अलग होता, संपूर्ण पृष्ठ का भी अलग होता। पेंदा तो जो पाइप है उसमें पेंदा तो है ही नहीं, खाली ये हवा है, तो उसका सूत्र भी अलग होता। बेलन दो तरह के हैं, ठोस और खोखला बेलन। खोखला बेलन पाइप की तरह होता है, उसका सूत्र मैं आपको कल समझाऊंगा। आज मैंने जो आपको सूत्र समझाए उनको ढंग से देखना है, समझना है, याद करना है। कुछ बचे हुए सूत्र में कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद अपन 16.1 पढ़ेंगे। स्टूडेंट मैं इनको ज्यादा वेटेज क्यों दे रहा हूँ आज? इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक ये सूत्र याद नहीं है, ये आपके दिमाग में स्क्रिप्ट ही नहीं, कौन सी आकृति कैसी होती है, तब तक आप सवाल को समझ ही नहीं पाओगे, हल ही नहीं कर पाओगे। सवाल करवाने में इतने में मैं आपको 10 सवाल करवा चुका होता, पर उनका मीनिंग नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं सूत्र कैसा लगेगा और आकृति कैसी है। तो मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि आप इसको गौर से देखें, ढंग से समझें, और सारे सूत्र आपको कल याद होने चाहिए। एक आप जो न्यू जो 10th बनी है उनको मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, असाइनमेंट होमवर्क आप सबमिट नहीं करें। जो भी होमवर्क आप फिर कॉपी कर रहे हैं उसकी फोटो खींचकर असाइनमेंट सबमिशन का आपके पास ऑप्शन आता है, उसमें आप उसको लगाएं, अटैच करें, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि कौन सा बच्चा कौन सा वर्क कर रहा है, कैसा कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। कहीं एक महीने तक आप काम करते रहे और सारा गलत ही गलत करते रहे तो एक महीने काम आपको एक दिन में वापस से नहीं कर पाओगे, और यदि गलत करोगे तो गलत पढ़ोगे, एग्जाम गलत लिखोगे, मार्क्स गलत आएगी, अच्छे नहीं आएगी। इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही से सवाल करें और ढंग से करें और सबमिट जरूर करें, डेली अपना होमवर्क सबमिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।